खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के 11वें सबक का, जो कवायद पर मुबनी है। सबक कवायद को मैंने आपकी सहूलियत के लिए कई हिस्सों में तकसीम कर लिया है और अलग अलग हिस्सों का मुताला करते हुए आ रहे हैं। आज जो हमारा हिस्सा है, यह हिस्सा है रमूज़े औकाफ का। रमूज़े औकाफ वो अलामत हैं जो हम जुमले के दरमियान या हमारी इबारत को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वक्फा देने के लिए, रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए, तफसील देने के लिए जगह जगह हम इन अलामात का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम रमूज़े औकाफ कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे सबक कवायद का हिस्सा रमूज़े औकाफ। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि रमूज़े औकाफ को हमारी इबारात में इस्तेमाल करने का या हमारे जुमलों के अंदर इस्तेमाल करने का वजह या मौजू इसलिए है, हम जुमलों में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जुमला खूबसूरत हो सके। जो हम लिख रहे हैं, इक़्तिबास लिख रहे हैं या इबारत लिख रहे हैं, कोई मज़मून लिख रहे हैं, वो मज़मून खूबसूरत हो सके, इसलिए हम औकाफ का इस्तेमाल करते हैं जगह जगह के जहाँ जो हो, जिससे हमें पढ़ने के अंदर आसानी हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं लगे कि सारे जुमले एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, मिल रहे हैं, और फिर बात समझ में भी आ जाए कि क्या बात मुसन्निफ हमसे कहना चाह रहा है या हम किसी को क्या बात समझाना चाह रहे हैं। हम इन औकाफ के ज़रिए, रमूज़े औकाफ के ज़रिए आसानी से अपनी बात को पढ़ने वाले को समझा सकते हैं। रमूज़े औकाफ उन अलामतों का नाम है जो एक जुमले को दूसरे जुमले या एक ही जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हैं। जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, तो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जुदा करते हैं, अलग करते हैं, जिससे बात समझ में आ जाए हमें आसानी से। इबारत में उनके इस्तेमाल का फ़ायदा यह है कि इन अलामतों के ज़रिए मुनासिब ठहराव हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर हम एक कोई लाइन बोल रहे हैं और हम एक ही रब्त के साथ उसको बोल देंगे तो वो समझ में नहीं आएगी हमें कि क्या कहा जा रहा है, बात समझ में नहीं आएगी। बात समझाने के लिए जगह जगह मुनासिब ठहराव ज़रूरी है, रुकना ज़रूरी है। तो वो ठहराव और रुकना, हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है और कितना कितना रुकना है। कहीं हमें हल्का सा रुकना होता है, कहीं हमें ज़्यादा रुकना होता है, कहीं हमें सांस लेने की फुर्सत मिल जाती है, इतना रुकना होता है, और कहीं बात ख़त्म करके हमें दूसरी बात शुरू करनी होती है। तो अलग अलग मुकाम के ऊपर अलग अलग ठहराव होता है और वो ठहराव इन अलामतों के ज़रिए होता है। नज़र को उससे सुकून मिलता है। हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी नज़र को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और नज़र थकने नहीं पाती, उलझन नहीं होता, उलझाव नहीं होता। हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कि वक्फा ही नहीं आ रहा, इसके अंदर तो ख़त्म ही नहीं आ रहा, कहाँ हम रुकें, कहाँ से हम नई लाइन शुरू करें, कुछ पता नहीं चल पाता है। अगर हमने इबारत के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे रमूज़े औकाफ, तो रमूज़े औकाफ से हमारी नज़र भी नहीं थकती है और हमें बात भी आसानी से समझ में आ जाती है। पढ़ने वाला जुमले या उसके जज़ू के असली मफ़हूम को आसानी से समझ लेता है। जुमले के जो असल मफ़हूम होते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हम अलामत लगाकर उसमें जो दरमियान में वक्फा पैदा करेंगे, उस वक्फे से वो बातें समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सवालिया निशान लगाने से बात कितनी बदल जाती है कि हम पूछे अगर आपसे कि खाना खा लिया, तो अब खाना खा लिया तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो सवाल पूछा जा रहा है कि खाना खा लिया, और दूसरी बताया जा रहा है कि खाना खा लिया। तो अलामत के ज़रिए हम दोनों के अंदर अलग अलग बता सकते हैं, अलग अलग जाहिर कर सकते हैं दोनों जुमलों को, दोनों चीज़ों को बता सकते हैं हम कि सवालिया निशान है तो पता चलेगा कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, और सवालिया निशान नहीं है, खत्मे का निशान है, तो वो बताया जा रहा है कि खाना खा लिया है। तो जुमले का असल मफ़हूम जो समझाया जा रहा है वो समझने में आसानी रहती है और उसके जहन पर बोझ नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता पढ़ने वाले को कि कह क्या रहा है मुझसे। तो उन अलामात के ज़रिए, रमूज़े औकाफ के ज़रिए समझा जा सकता है आसानी से और सीखा जा सकता है कि सामने वाला, लिखने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है।
वक्फों के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं उनके नाम, बनावट और मौका इस्तेमाल अब हम उनका मुताला करेंगे। मुंदरजा झेल यानी आगे जो दे रखे हैं हम वहां पर उनका इस्तेमाल करेंगे कि कौन कौन सी जगह पर कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, कितना वहां पर वक्फा दिया जाता है, कितना हमें रुकना है, कितनी देर हमें रुककर आगे बढ़ जाना है और कहां हमें हमारा लाइन या इक्तबास हमें चेंज करना है। तो वो सारी बातें हमें अब सीखने को मिलेंगी और इस सबक के अंदर इन्हीं सब बातों को शामिल किया गया है। पहली जो हमारी अलामत है, सबसे पहली अलामत है बच्चों, यह है सक्तह की। सक्ता यानी कौमा, कौमे का निशान है सक्ता। सक्ते को हम तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। सबसे छोटी अलामत होती है और यह सिर्फ हल्का सा रुकने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि रुकना है और आगे बढ़ना है, रुकते ही आगे बढ़ जाना है, ज्यादा वहां पर वक्त नहीं लगाना उस लफ्ज के ऊपर, और बोलते ही हल्का सा सांस लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे रुकते ही। सक्ता सबसे मुख्तसर वक्फे की अलामत होती है। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे छोटी अलामत होती है, सबसे कम वक्त यहां पर लगता है हमें रुकने के अंदर, और इन मौकों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन मौके जो मैंने बताया आपको, इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि तीन या तीन से ज्यादा अल्फाज जो साथ साथ आ रहे हों, तीन या तीन से ज्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल हो रहे हों, उनके दरमियान सक्ते की अलामत का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आखिरी दो लफ्ज़ों को हुर्फ़ उत्फ़ और हुर्फ़ तरदीद के ज़रिए जोड़ा गया हो। मैं आपको बताता हूं अभी हुर्फ़ उत्फ़ और हुर्फ़ तरदीद क्या होता है। हम यहां पर पहले अलामत का इस्तेमाल कहां पर है, तो पहला तरीका बताया है कि दरिया, पहाड़ और जंगल, दरिया, पहाड़ व जंगल व हुर्फ़ उत्फ़। हुर्फ़ उत्फ़ अच्छा होता है, हुर्फ़ उत्फ़ वो होता है जो किसी अल्फाज को या जुमले को जोड़ने के काम आता है, वो और के मायने के अंदर इस्तेमाल होता है। जहां हुर्फ़ उत्फ़ इस्तेमाल होता है तो उसके मायने ये हैं कि उससे पहले जो हमने अलामत लगाई है, हमने जो सक्ते की अलामत लगाई है, उस अलामत के मायने भी और के ही पढ़े जाते हैं, वो और के ही हैं, लेकिन और नहीं लिख के हम उसके यहां पर सक्ता लगा देते हैं जहां हुर्फ़ उत्फ़ इस्तेमाल होते हैं। इसमें वाह भी हो सकता है और भी हो सकता है। इसके माने हैं कि और के। तो दरिया और पहाड़ और जंगल, दरिया और पहाड़ और जंगल, यानी कि दरिया, फिर हमें सक्ते की अलामत लगाएंगे रुकने के लिए, दरिया, पहाड़ और जंगल, दरिया, पहाड़ व जंगल। दूसरा आपके लिए है कि चांद, तारे, जमीन और आसमान, चांद, तारे, जमीन और आसमान। चांद, फिर वक्फा दिया गया, सक्ता लगाया यहां पर हल्के से रुकने के बाद, फिर तारे, फिर सक्ता लगाया, उसके बाद जमीन और उसके बाद हुर्फ़ उत्फ़ वाव दे दिया यहां पर, और वाव देने के बाद आसमान। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये इस तरह से है कि अगर हम यूं पढ़ें कि चांद और तारे और जमीन और आसमान, तो बहुत खराब लगेगा पढ़ने के अंदर और हम बात को सही वक्त से सही तरीके से समझा भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए हम यहां सक्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं और सक्ते के जरिए हम कहां हमें रुकना है और हमें अपने आप समझ आ जाता है कि यहां पर और की अलामत है और हमें यहां पर थोड़ा थोड़ा रुकना है, हल्का हल्का। देखो, चांद, तारे, जमीन और आसमान, इसकी जगह हम और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चांद, तारे, जमीन और आसमान। दूसरा है हुर्फ़ तरदीद। हुर्फ़ तरदीद होता है बच्चों या, हुर्फ़ तरदीद वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां एक बात को रद्द करके दूसरी बात को उसके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। यानी कि दो बातों को एक साथ नाम लिया जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि हम किसी चीज के बारे में बात करें कि ये काम किसने किया, तो हम कई लोगों का नाम ले रहे हैं कि ये असलम, रमजान या आरिफ, यानी कि इन तीन को इस काम को करने वाले में तीन लड़के शामिल थे। इसमें या तो असलम हो सकता है, या रमजान हो सकता है, या आरिफ हो सकता है। असलम, कौमा, सक्ता, असलम, सक्ता, रमजान या आरिफ। तो यहां पर हम इन तीनों के अंदर सक्ता देकर अलग कर सकते हैं, इनको अलग तरीके से समझा सकते हैं। तो हुरूफ तरदीद के बीच में आता है ये। हुरूफ तरदीद मैंने आपको बताया, एक बात को रद्द करके
दूसरी बात बताने वाले या वाले हुर्फ, और दूसरे हैं हुरूफ उत्फ जो और जोड़ने वाले हैं, वा या और। तो इनके बीच में इनसे पहले एक साथ आएंगे और इनसे पहले जो आएंगे उसके अंदर हम सक्ते का इस्तेमाल करेंगे। कि कहाँ लगाएंगे सक्ता पहले के अंदर, कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा बार एक जैसे ही या एक तरह के ही लोगों के नाम आए, एक ही तरह की चीजों के नाम आए, तो उनके अंदर रुकने के लिए, रुक रुक कर बोलने के लिए सक्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा जो तरीका है हमारा कि उन इस्मा या ज़माइज, यानी वो नाम जिनके माने एक ही हों, वो नाम जिनके सभी के माने एक ही हों, एक ही शख्स के लिए या एक ही जगह के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पर भी सक्ते का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अकबर इब्ने हुमायूं शहनशाह हिंद अजमेर तशरीफ लाए। अकबर एक नाम हो गया, इब्ने हुमायूं दूसरा नाम हो गया, और शहनशाह हिंद तीसरा नाम हो गया, और हैं एक ही शख्स के। अकबर के यानी भी अकबर बादशाह के बारे में बात हो रही है। हुमायूं को इब्ने हुमायूं बोलते हैं हम, तो उसके अंदर भी अकबर बादशाह के बारे में बात हो रही है। और बादशाह हिंद अगर हम कहेंगे तो इसके अंदर भी अकबर के बारे में बात हो रही है, जो बादशाह अकबर थे उनके बारे में बात हो रही है। तो 3 यहां पर लफ्ज दिए हैं और तीनों के अलग अलग नाम लिए हैं, लेकिन तीनों के माने एक ही है, एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहां भी हम बीच में सक्ता लगा सकते हैं रुकने के लिए। अकबर इब्ने हुमायूं शहनशाह हिंद, तीनों के अंदर हम यहां पर सक्ता लगा सकते हैं। और शहनशाह हिंद अजमेर तशरीफ ला रहे हैं, सक्ता लगा के थोड़ी रुक के अजमेर तशरीफ ला रहे हैं। तो एक तो हो गया कि 3 या 3 से ज्यादा चीजों के नाम आए तो उनके बीच के अंदर सक्ता लगाया जा सकता है। 3 या 3 से ज्यादा, पहला तरीका 3 या 3 से ज्यादा एक जैसी चीजों के नाम आए या किसी चीज के रब्त में नाम आए, तसलसल के साथ नाम आए, वहां पर हम रब्ता सक्ता लगा सकते हैं। दूसरी बात कि दूसरी जगह कौन सी, जहां पर एक ही शख्स के बारे में, एक ही जगह के बारे में, एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरीकों से बात हो रही है, अलग अलग तरीके बात हो रही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगर हमारा शहर है। जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी, दारुल हुकूमत वो भी जयपुर, गुलाबी नगर वो भी जयपुर। तो इसके अंदर हम तीनों के बीच में सक्ता लगा सकते हैं, एक ही चीज के या एक ही जगह के अलग अलग नामों से पुकारने में, जहां एक ही लाइन के अंदर उनको एक ही जुमले के अंदर पुकारा जा रहा हो वहां पर। तो 2 तरीके हो गए सक्ते को इस्तेमाल करने के। तीसरा तरीका हम देखते हैं बच्चों, सक्ते को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जुमले के उन अज्जा के दरमियान जो तशरीह हो, जुमले के उस अज्जा के, उस हिस्से के दरमियान जहां जुमले के अंदर किसी चीज की तशरीह की जा रही हो, किसी चीज का नाम लिया और फिर उसकी तशरीह की जा रही है, उसके बारे में बताया गया हो। जैसे मैंने अभी आपको जयपुर के बारे में बताया, अब हम अगर लिख दें कि जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है और गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जयपुर के नाम की तशरीह है, जयपुर के बारे में बताया जा रहा है। तो हम जयपुर लिखेंगे और जयपुर लिखने के बाद सक्ता लगाएंगे, सक्ते की अलामत लगाएंगे और उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। देखिए मिसाल देखिए आप यहां पर कि जैसे ये मिसाल दे रखी है आपकी गोदान, अब यहां पर अलामत लगा रखी है सक्ते की, गोदान। हम यहां पर थोड़ी देर रुक गए, हमने वक्फा लिया और वक्फा लेने के बाद प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है। अब गोदान की तशरीह हुई है, यहां पर गोदान प्रेमचंद का बेहतरीन नोवेल है। ये तीसरा तरीका है इसका इस्तेमाल करने का। तो सक्ते की मैं एक बार फिर बता दूं आपको, 3 तरीके से इस्तेमाल हो सकती है सक्ते की अलामत। रमूज औकाफ का मुताला कर रहे हैं, पहली हमारी अलामत है सक्ता, जो 3 तरह से इस्तेमाल हो सकती है। 3 तरीके के अंदर पहला तरीका मैंने आपको बताया कि जब 3 या 3 से ज्यादा एक जैसे ही नाम आए, चाहे वो किसी चीज के नाम हो, जगह के नाम हो, इंसानों के नाम हो, चाहे हुरूफ उच्च से मिल रहे हैं या हुरूफ तरदीद से मिल रहे हैं, किसी भी कोई भी हुर्फ उनके बीच में आ रहा है, अगर 3 या 3 से ज्यादा एक साथ आ रहे हैं तो उनके बीच में सक्ते की अलामत आएगी। दूसरे मौके के ऊपर दूसरा मौका है कि जहां पर एक ही जगह, एक ही शख्स या एक ही चीज के बारे में मुख्तलिफ नामों से बात हो रही हो। चीज एक ही है
लेकिन नाम मुख्तलिफ ले रखे हैं, अलग अलग ले रखे हैं, तो फिर वो भी सक्ता इस्तेमाल होगा, वहां भी सक्ते का इस्तेमाल होगा, सक्ते की अलामत इस्तेमाल होगी। और तीसरा मौका कि हम सक्ते का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम किसी चीज की तशरीह करेंगे जुमले के अंदर, पूरी तरह उसका लिखेंगे नहीं, पूरा रब्त नहीं होगा उसके अंदर, सिर्फ जुमले के अंदर उस चीज की तशरीह देनी है, तो जिस चीज की हम तशरीह दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और आगे उसकी सक्ता लगा के तशरीह कर देंगे। यह थी बच्चों सक्ता की अलामत का इस्तेमाल। 3 तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं अगली अलामत की ओर। अगली अलामत है हमारी खत्मा। अगली अलामत कौन सी है? खत्मा। खत्मा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, स्टॉप। जहां आपका जुमला खत्म हो गया, जहां आपकी बात खत्म हो गई, वहां आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, उस अपने जुमले को, अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। जुमले के आखिर के अंदर फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। खत्मा की अलामत जुमले के मुकम्मल होने और कारी के लिए भरपूर ठहराव की अलामत है। भरपूर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। भरपूर ठहराव की निशानदेही करती है कि यहां पर आप ठहर सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए वक्फा बहुत बड़ा अपने बीच में ले सकते हैं। मसलन जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। मसलन जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। अब यहां पर सक्ता भी इस्तेमाल हो सकता है बच्चों, और सक्ता इस्तेमाल होगा। मैंने अभी आपको बताया था सक्ता इस्तेमाल होने की दूसरे नंबर की शर्त ये थी, तीसरे नंबर की शर्त थी कि किसी चीज का, जगह का नाम लेकर उसकी तशरीह कर दी जाए। तो तशरीह देखिए, जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। आ गया सक्ता समझ में? फिर से दोबारा फिर सक्ता रिवाइंड हो गया हमारे। तो जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है। हमारा जुमला खत्म, जुमला खत्म, तो हमने खत्मा लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, जो कि गुलाबी शहर के नाम से मशहूर है। खत्मा, एक बात खत्म, हमने खत्मा लगा दिया, दूसरी बात खत्म, हमने फिर हमारा खत्मा लगा दिया। खत्मे का मतलब हमारी बात पूरी हो गई और उसके बाद हम शुरू करेंगे, तो वक्फा लेकर थोड़ा इत्मीनान से बाद में बात को शुरू करेंगे। यह थी बच्चों खत्मा की अलामत इस्तेमाल होने के लिए कहाँ इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं हम वावेन की तरफ। वावेन, इन्वर्टेड कॉमाज। वावेन क्या होता है बच्चों? इन्वर्टेड कॉमाज। इंग्लिश में आप इस्तेमाल करते हो इनका खूब। तो वावेन की अलामत कब इस्तेमाल होती है कि पहले नंबर पे तो इसका है कि जब किसी कॉल को उसी के अल्फाज में इस्तेमाल किया जाए। वावेन की पहले अलामत कैसे इस्तेमाल होती है? जब किसी के कॉल को, किसी के कही हुई बात को उसी के अल्फाज में ऐसे के ऐसे ही शामिल किया जाए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, वावेन हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। वावेन बंद, इन्वर्टेड कोमा वहां पर बंद। तो आपकी बात को आपकी ही जुबान में लिखा तो उसी जुबान में कोट किया, तो दोनों तरफ हम वावेन लगा देंगे। वावेन की अलामत को हस्ब झेल मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको। पहली है जब किसी के कॉल को उसी के अल्फाज में लिखा जाए, जब किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में लिखा जाए तो उस इबारत से पहले और आखिर में, पहले लगाएंगे और आखिर में लगाएंगे। मसलन मिसाल आपके लिए दे रखी है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, मुहक्किक है रशीद अहमद सिद्दीकी, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि, अब देखो ये वावेन की अलामत है, बात के शुरू में और बात के आखिर के अंदर। गजल उर्दू शायरी की आबरू है। बात शुरू हुई, वहां भी हमने वावेन लगाया, और बात खत्म हुई तो वहां भी हमने वावेन के निशान लगा दिए। दूसरा तरीका है कि नस्र के किसी खास टुकड़े को जब अपनी इबारत में जगह देनी होती है तो उसको मुमताज करने के लिए उसके अव्वल और आखिर में वावेन लगाते हैं। जब हम कोई मजमून लिखते हैं, कोई नस्र लिखते हैं, तो कुछ ऐसी बात होती है कि जो बहुत अच्छी होती है और हम चाहते हैं कि इसको कारी पढ़े, हम चाहते हैं कि इसको देखने वाला पढ़े और इसके ऊपर रुके, थोड़ा गौर व फिक्र करे। वो बात, उस बात को हाईलाइट करने के लिए, नमूदार करने के लिए, उजागर करने के लिए सामने वाले के सामने हम वहां वावेन लगा देते हैं, जिससे हमारी बात उसको अलग ही दिखे। पूरी नस्र हमने लिख रखी है, पूरा मजमून हमने लिख रखा है, लेकिन हमें सबसे अच्छी बात लग रही है तो उस बात को अंडरलाइन करने की तरह हम वावेन लगा देते हैं कि जिससे वो बात आसानी से समझ में आ सके।
ये था बच्चों वावेन का इस्तेमाल। दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है वावेन का। एक तरह से इस्तेमाल कैसे हो रहा है कि किसी के कौल को उसी के ज़बान में लिखा जाए, किसी की कही हुई बात को उसी के ज़बान में वैसे के वैसे ही लिखा जाए कि राशिद कह रहा था कि मैं कल अजमेर जाऊंगा, मैं कल अजमेर जाऊंगा। तो मैं कल अजमेर जाऊंगा किसने कहा? राशिद ने। हमने उसकी बात को ऐसे कैसे उठाया और जब हम किसी को बता रहे हैं तो उसको वावेन में बंद कर लेंगे। मैं के आगे वावेन लगा देंगे और जाऊंगा के पीछे वावेन लगा देंगे, मैं कल अजमेर जाऊंगा। और दूसरे तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी इबारत को नमूदार करने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, जिससे सामने वाले को आसानी से नजर आ जाए, कोई हिस्सा अच्छा करने के लिए हम वहां वावेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हम आते हैं चौथे वक्फे के ऊपर। वक्फे की अलामत का बच्चों ठहराव सख्ते से थोड़ा ज़्यादा होता है। वक्फा, सख्ता, राब्ता, इसमें तीनों के अंदर बीच में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें रुकने की जो वक्फा होता है, बीच का जो गैप होता है, वो बढ़ता जाता है। सबसे कम सख्ते में, उससे ज़्यादा वक्फे में, और उससे ज़्यादा राब्ते में, तो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा जो हम रुकेंगे वो हम फुल स्टॉप पर रुकेंगे, हमारे ख़त्मे के ऊपर रुकेंगे। बहुत से अल्फाज के बीच में जब सख्ते की अलामत लगी होती है, जब हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि तीन से ज़्यादा के अंदर सख्ते का इस्तेमाल होगा। अब 3 से ज़्यादा हैं और सभी के नाम ले रहे हैं और सब जगह वक्फा आ रहा है, तो जो आखिरी लफ्ज़ होगा हमारा, जहाँ लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, तो हमें ज़रूरत होती है कि उस जगह पर हम थोड़ा ज़्यादा रुकें। हमें थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है उस जगह पे। तो ज़्यादा रुकने के लिए हम वहाँ पर वक्फे का अलामत वहाँ पर लगा देते हैं। जब सख्ते की अलामत लगी हो तो कभी कभी जुमले के आखिरी जज़ू की तवील वक्फे की ज़रूरत महसूस होती है। मैंने आपको बताया जो आखिरी हिस्सा होता है वहाँ लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रुकना चाहिए। कि हम हिंदुस्तान के शहरों के नाम बता रहे हैं, जयपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई और कानपुर, फिर थोड़ा रुके तो वहाँ यह अलामत आएगी और उसके बाद ये हिंदुस्तान के मशहूर शहर हैं। ऐसे मौक़ों पर सख्ते की अलामत ना लगाकर जुमले के आखिर के अंदर वक्फे आखिर से पहले वक्फे की अलामत लगा देते हैं। सख्ते की लगा रहे हैं, सख्ते की लगाते लगाते जो आखिरी अल्फाज है, आखिरी जो लफ्ज़ है हमारा, उस आखिरी लफ्ज़ से पहले वक्फे की अलामत लगा देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रुकना है। मसलन दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल। अब यहाँ पर रुके, जुमला ख़त्म होने से पहले ये सभी शहर दारुल सल्तनत की हैसियत रखते हैं। हमने हिंदुस्तान के शहर के नाम लिए और सबके बीच में हमने सख्ता लगाया, और जहाँ हमें ज़्यादा रुकना है थोड़ा कि यहाँ पर अब सख्ते की अलामत नहीं आएगी, अब ख़त्म, हमारी बात ख़त्म होने वाली है, तो उससे पहले हमने वक्फा लगा देते हैं कि जिससे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ठहराव आ जाए। सख्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फे का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, सब तरफ सख्ता आ रहा है। और फिर जब हमारे बात ख़त्म हो रही है, क्या हमने सारे शहरों का नाम ले लिया, अब हम दूसरी बात बोलेंगे, तो उससे पहले ही हमने वक्फे का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, और अब उसके बाद थोड़ा रुकेंगे और आगे की बात हम कहेंगे। तो ये थी बच्चों वक्फे के इस्तेमाल। वक्फे के इस्तेमाल के बाद हम चलेंगे आगे राब्ते की तरफ। राब्ता मैंने आपको बताया कि सख्ता से और वक्फा से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर रुकावट होती है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रुकना होता है, वक्फा ज़्यादा होता है। राब्ते का ठहराव वक्फा के ठहराव से ज़्यादा होता है। उसका इस्तेमाल हस्ब ज़ैल जगहों पर करते हैं। अब सबसे कम ठहराव सख्ते का, सख्ते से ज़्यादा ठहराव वक्फे का, और वक्फे से ज़्यादा ठहराव राब्ते का। अब राब्ते को किसी कौल को नकल करने से पहले राब्ते की अलामत लगाते हैं। अगर किसी का कौल नकल कर रहे हैं तो वहाँ बताने के लिए, जैसे अभी आपके आया था कि वावेन लगाते वक्त कि रशीद अहमद सिद्दीकी फरमाते हैं, तो फिर वावेन की अलामत से पहले, जब वावेन आएगी उससे पहले राब्ते की अलामत आएगी, वावेन से पहले, कि वहाँ पर ज़्यादा रुकना है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि ठहराव हो गया, यहाँ पर रुकना है। इसके बाद हम
अगली बात शुरू करेंगे। तो अब जो कॉल, किसी का कॉल रिपीट कर रहे हैं हम, तो उसकी शर्त ये थी कि जहां पर हम किसी के कॉल लेंगे, कहीं भी बात लेंगे, तो उसको वावेन में बंद कर देंगे। उसको किसे बंद करेंगे? वावेन में बंद करेंगे। और उससे पहले, वावेन से एन पहले हम राब्ते को लगाएंगे। राब्ता यानी थोड़ी देर और रुकना, वहां रुकने की अलामत है कि हमें थोड़ा रुकना है, यहां पर सांस लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। समझ गए? आगे चलते हैं। दूसरा तरीका कि एक तो कौल से पहले उसको लगाना है, दूसरा तरीका यह है कि किसी लफ्ज का माने बताने हो, तो माने बताने के लिए सामने राब्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्फाज और उनके माने के बीच में राब्ते की अलामत लगाते हैं। कोई अल्फाज दिया, फिर हमें राब्ते की अलामत लगानी है और उसके बाद उसके माने बताने हैं। जैसे शाहिद, शाहिद के माने होते हैं गवाह, शाहिद गवाह। खालिक पैदा करने वाला। देखो बच्चों, जब हम इन अलामात का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन अलामात का इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन जब हम मजमून लिखें कोई, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम ना तो इतना ज़्यादा अलामात को इतना ज़्यादा लगा दें, हर जगह लगा दें कि हमारी बदसूरती पैदा हो जाए हमारे मजमून के अंदर, पढ़ने वाले को खौफ तो पैदा हो जाए और वो सोचे कि कितनी अलामतें लगा दी, गंदगी पैदा हो जाए उसमें हमारे मजमून के अंदर, ख़राब लगे देखने के अंदर। और ना इतनी कमी करनी चाहिए कि पढ़ने वाले को कुछ बात हमारी समझ में ही नहीं आए। बैलेंस बना के सही मिकदार के अंदर हमें इन अलामात का इस्तेमाल करना चाहिए। ना तो मजमून के अंदर बहुत ज़्यादती करनी चाहिए इसकी, और ना ही मजमून के अंदर बहुत कमी करनी चाहिए। तो ये थी हमारी राब्ते की अलामत। इसको हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि किसी के कॉल को वैसे के वैसे ही नकल करनी हो, किसी कॉल को नकल करनी हो, तो वहाँ राब्ते का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका बताया मैंने आपको कि जब कहीं किसी लफ्ज़ के माने बताने हैं, तो माने बताने से पहले लफ्ज़ और उसके माने के बीच में राब्ते का इस्तेमाल हमें करना है। और दूसरा पहला है कि मिसालों से पहले, जब हम किसी चीज़ की मिसाल देते हैं, तो मिसाल से पहले रुकने के लिए राब्ते का इस्तेमाल करते हैं। मिसालों से पहले राब्ते की अलामत लगाते हैं। जो कोई मिसालें दे रहे हैं तो उससे पहले, तो आप देखिए, जयपुर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। खत्मा लगाया, बात खत्म करी, अब हम मिसाल लिख रहे हैं मसलन, फिर यहाँ पर रब्त का निशान दिया है, रब्त दिया है कि अब रुकेंगे और उसके बाद इमारतों का नाम बताएंगे। अब इमारतों का नाम बताएंगे तो अलग अलग इमारतों का नाम लेते हुए सख्ते का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो जैसे जयपुर में बहुत सी तारीखी इमारतें दी हैं मसलन, फिर रब्त का यहाँ पर ये अलामत लगाई हमने, हवा महल, फिर सख्ता लगाया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अलग अलग चीज़ों के नाम लेने के भी लिए बीच के अंदर सख्ते की अलामत का नाम लिखना है, सख्ते की अलामत के निशान लगाने हैं। हवा महल, जयगढ़, जंतर मंतर वगैरह, ये जयपुर की खास इमारत हैं, तो हमने सख्ते की अलामत इसके बीच में लगाई है। आगे आते हैं हम बच्चों तफसीले की तरफ। तफसीला, कोलोन डैश। तफसीला कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? कि सबसे पहले इस्तेमाल होता है जब किसी इक़्तिबास या फहरिस्त को पेश करना हो। तफसीला, जब हमें किसी चीज़ की डिटेल देनी हो, उसको तफसील से समझाना हो। कोई इक़्तिबास या कोई फहरिस्त हम दे रहे हैं, तो हमने उसका मजमून लिखा, उसका नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद तफसीला का निशान लगा के उसकी पूरी की पूरी चीज़ें हम उतार देंगे, पूरे मजमून की चीज़ें बता देंगे। तो पहली जगह तो पहला इस्तेमाल तो इसका इस तरह से हो गया। दूसरा इस्तेमाल है किसी असूल या कायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त यह अलामत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन शर्त क्या है? जब मसलन या जैसे ना लिखा जाए। किसी चीज़ की हम मिसाल देंगे, मिसाल के बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त दे रही है कि जब मसलन नहीं लिखें हम या जैसे नहीं लिखें, बगैर मसलन या बगैर जैसे लिखे, जैसे अभी आया था ना कि जयपुर की तारीखी इमारत मसलन, तो अगर मसलन नहीं लिखें तो वहाँ पर हमें तफसीला का निशान लगाना है। मसलन की जगह काम आता है ये। तो एक तो किसी इक़्तिबास या तहरीर को हूबहू कॉपी करने के लिए, बताने के लिए आपको उससे पहले लिखा लगाया जाता है ये। और दूसरा, किसी बात की
मिसाल देने के लिए, मिसाल की जगह पर यह काम आता है। जैसे किसी चीज, शख्स और जगह के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन किताब, हामिद, अजमेर। अब मसलन कहाँ है इसमें लिखा हुआ? मसलन नहीं है, इसमें मसलन की जगह दे दिया है तफसीला। मसलन की जगह क्या दे दिया है यहां पर? तफसीला। तो ये मिसाल की काम कर रहा है यहां पर, मसले की जगह यहां पर काम कर रहा है। हम जहां मिसाल नहीं हो या जैसे लिखा हुआ नहीं हो, उन जगह के ऊपर तफसीले का हम अलामत लगा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों हम खत की तरफ, डैश की तरफ। तो खत कहां इस्तेमाल होता है? ये खत्मा नहीं है, ये खत्मे की अलामत नहीं है, ये डैश है, खत है ये। खत्मा के मुकाबले में खत की अलामत बड़ी होती है। इसकी अलामत खत्म, डैश की जो अलामत है, खत की अलामत है, खत्मा के मुकाबले बड़ी होती है। लेकिन ये बात को खत्म करने के लिए नहीं, बात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी लफ्ज की वजाहत के लिए बहुत से अल्फाज बनाए जाते हैं या आ जाते हैं हमारे। किसी बात की, एक बात की वजाहत के लिए, एक बात को वाज़ेह करने के लिए अलग अलग अल्फाज आते हैं। तो उन अल्फाजों को बीच में जोड़ने के लिए खत की अलामत हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तो देखो, अब ये मिसाल दे रखी है, घर के सभी अफराद। अब देखो यहां लिख रखा है मसलन। अगर हम मसलन हटा दें तो यहां पर हम तफसीला का निशान लगा सकते हैं, तफसीला की अलामत का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। घर के सभी अफराद, वालिद वालिदा, बीच में खत का इस्तेमाल किया है, वालिद वालिदा। भाई बहन, भाई बहन, जुड़ाव महसूस कराने के लिए। बेटा बेटी, सभी सवेरे उठते हैं। तो खत का इस्तेमाल कहाँ होता है? अलग अलग वजाहत वाले लफ्ज़ों को, वजाहत वाली चीज़ों को जोड़ने के लिए, उनको आसानी से समझाने के लिए कि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। आगे आते हैं हम, 8वें जो हमारी अलामत है ये है कौसैन की। कौसैन की अलामत होती है बच्चों, जिसको ब्रैकेट भी कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर, और ये इस्तेमाल की जाती है किसी बात को समझाने के लिए। किसी चीज़ का हमने नाम लिया, अब उस चीज़ के बारे में हम ब्रैकेट के अंदर समझाएंगे। जैसे मेरा कलम। अब मेरा कलम, कौन सा कलम? जो तुमने मुझसे लिया था। मेरा कलम जो तुमने मुझसे लिया था, किसी ने चोरी कर लिया। इसमें खास बात यह होती है बच्चों, समझने की बात यह है कि जो ब्रैकेट में लफ्ज होते हैं, ब्रैकेट में जो जुमला है, इसके अंदर तो अगर इसको हटा दो, कौसैन को हटा दो, पूरा का पूरा ये हिस्सा हटा दो, तो हमारे जुमले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौसैन की खास बात है कि कौसैन के अंदर जो चीज बंद होती है, वो उससे पहले, जिसके पहले कौसैन लगाया गया है, उसके माने या उसकी तफसील होती है। मेरा कलम, अब कौन सा कलम? तो तफसील में दे रखा है, तो तफसील हम देंगे कौसैन के अंदर, कौसैन में समझा दिया। और अगर हम ये नहीं भी दें तो हमारे जुमले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जुमला वैसे के वैसे ही हमें समझ में आएगा। ये वाले और अच्छा समझाने के लिए हम कौसैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको हटा के पढ़े हम, तो मेरा कलम किसी ने चोरी कर लिया। बात तो समझ में आ रही है ना, लेकिन बात को और अच्छा समझाने के लिए, बात को और वाज़ेह करने के लिए हम कौसैन का इस्तेमाल करते हैं, और कौसैन के अंदर हम अपने बात को समझा देते हैं। जैसे अभी आया था कि अकबर अजमेर आ रहा है, अकबर अजमेर तशरीफ ला रहे हैं। तो अकबर के बाद हम कौसैन में बादशाह हिंद, हमें ऐसे पता नहीं चला, जुमला तो समझ में आ रहा है कि अकबर अजमेर आ रहे हैं, लेकिन कौन से अकबर अजमेर आ रहे हैं, कौन है अकबर वो? तो हम कौसैन में दे सकते हैं बादशाह हिंद अजमेर तशरीफ ला रहे हैं। तो उससे हमें बात समझ में आती है, जुमले में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कौसैन लगाने से, कौसैन के इस्तेमाल से। अगला है बच्चों हमारा सवालिया। सवालिया निशान। सवालिया निशान बच्चों इस्तेमाल होता है सवाल के लिए। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके आखिर के अंदर सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे तुम कब आओगे, ये सवालिया निशान है, तुम कब आओगे। दूसरा है कि अलवर में कौन रहता है, तो ये सवालिया निशान या साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल होते हैं सवाल की जगह के ऊपर। आगे चलते हैं हम, नदाइया फजाइया। जो अल्फाज, ये नदाइया और फजाइया जो होते हैं, ये किसी को मुखातिब करने के लिए, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी का नाम पुकारते हैं, तो या फिर किसी हमारे जज्बे का इजहार करते हैं,
अफसोस, शर्म या नफ़रत, तो जो कोई हम जज्बा, हमारे जज्बात ज़ाहिर करेंगे, जिन लफ्ज़ से हमारे, जिस अल्फाज से हमारा जज्बा ज़ाहिर करेंगे हम, उसके आगे नदाइया फजाइया का साइन आता है, नदाइया फजाइया की अलामत आती है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो अल्फाज किसी को मुखातिब करने या बुलाने के लिए बोले जाते हैं, किसी को मुखातिब करने के लिए या बुलाने के लिए, और जो अल्फाज खुशी, गम, नफ़रत, मैंने कहा ना, अपने जज्बात ज़ाहिर करने के लिए, जो आपके अंदर जज्बे हैं, ताज्जुब का इजहार करने के लिए बोले जाते हैं, उनको नदाइया फजाइया कहते हैं। अरे, आवाज़ लगा रहे हैं हम किसी को, अरे, ये इसका निशान है नदाइया फजाइया का। अरे करके किसको बुला रहे हैं, किसी को आवाज़ दे रहे हैं, निदा दे रहे हैं, तो यहां इस्तेमाल होगा। ओ, ए इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर, हजरत। इसके बाद भी थोड़ा रुका जाता है, उसके बाद वो बात कही जाती है, अपनी हम क्या कह रहे हैं, हजरत इधर आओ। तो हम आवाज़ दे रहे हैं, उसको किसी को बुला रहे हैं, तो यहां पर नदाइया फजाइया का अलामत का इस्तेमाल होगा। दूसरा है ताज्जुब वाली, अफसोस वाली, गम वाली बात के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाय, और उसके बाद हम बात करेंगे। और अफसोस, बहुत खूब, तारीफ कर रहे हैं किसी की, या आहा मज़ा आ गया, नदाइया फजाइया का हम इन जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थी बच्चों हमारी अलामात और रमूज़े औक़ाफ़, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे इन अलामात के बारे में, जिसके ज़रिए हम हमारे ख़त को खूबसूरत बना सकते हैं, ख़त को आसानी से समझा सकते हैं, हमारे मज़मून को ऐसा बना सकते हैं कि जिसको कारी पढ़े और कारी उसको अच्छी तरह से समझ जाए। हमारा ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है, पूरा हो गया है। अगले हिस्से के साथ, जो अभी 11वें सबक में कवायद के चल रहे हैं, हम फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।